Hello guys, welcome back to मेंस प्रोग्राम ऑफ बोधिसत्व पीसीएस फॉर 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। और आज के करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जैन 2022 में जो है डेविड बेनेट नामक एक 57 वर्षीय अमेरिकी के हृदय का जो है सफल प्रत्यारोपण हुआ, जिसमें सुअर के हृदय को ट्रांसप्लांट किया गया। तो यह चर्चा फिर से जेनो ट्रांसप्लांटेशन का चर्चा फिर से गर्म हो चुका है। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है 67वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। और यदि आप आईएएस का भी तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, इससे रिलेटेड किस तरीके का प्रश्न जो है मेंस में अराइज हो सकता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे भूमिका, इसकी परिभाषा देखेंगे कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, चिकित्सकीय इससे रिलेटेड जो भी चिकित्सकीय चिंताएं हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो भी मोरल स्टैंडर्ड इसमें शामिल है, जो भी मोरल चिंताएं हैं, नैतिक चिंताएं हैं, उसके बारे में हम केस स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है इसके भविष्य को लेके क्या प्रेडिक्शन किया जा सकता है इसके बारे में देखेंगे। और अंततोगत्वा जो है हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके माय डियर फ्रेंड। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो है मेंस का प्रोग्राम है। इसमें एक तो कोर्स है जीएस प्लस करंट का और दूसरा केवल करंट है। जीएस प्लस करंट जीएस, इसमें जो है जीएस के दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो भी पार्ट्स हैं, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, सारे कवर किए जाएंगे। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी कवर करा जाएगा। और करंट अफेयर्स यदि आप केवल ज्वाइन करना चाहते हो तो इसमें 300 प्लस करंट अफेयर्स के जो भी नेशनल और इंटरनेशनल के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सबको कवर किया जाएगा, जिसमें साइंस एंड टेक, योजना, मैगजीन्स वगैरह सबसे जो है हम उठा के जो है इसका मटेरियल तैयार करेंगे, ताकि जो है मटेरियल में ज़्यादा डायनामिज्म हो और आपके आंसर राइटिंग का जो भी तरीका है उसमें इन्हांस हो सके और नंबर गेन करने की संभावना बढ़ सके। ठीक है, इस सीरीज से जुड़ने के लिए ये 9810638805 ये मेरा नंबर है, इस पे आप मैसेज करके जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट किसी फर्दर डिले। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन से किस तरीके का प्रश्न उभर सकता है यदि मेंस में इसे प्रश्न पूछे तो संभावित प्रश्न मैंने कुछ इस तरीके से प्लॉट किया है। ध्यान में देखना कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, ठीक है, और भारत में इसकी क्या स्थिति है, इससे संबंधित चिकित्सकीय तथा नैतिक निहितार्थ को जो है स्पष्ट करें या इसका वर्णन करें, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं इस पूरे वीडियो में जो है हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन अराइज हो तो उस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को लिख सको, उस प्रश्न का उत्तर देख सको। ठीक है, इसको हम भूमिका में बांटे हैं। परिभाषा जैसे आंसर राइटिंग की जाती है उसके अनुसार मैंने बांट दिया है। उसके बाद परिभाषा, भारत में स्थिति, चिकित्सकीय जोखिम, चिंताएं, जो भी नैतिक चिंताएं इसमें समाहित हैं, और इसका भविष्य क्या है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसको वेरी शॉर्ट में समझा देना चाहूँगा कि किसी भी मनुष्य के अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है और उसके जगह पे जो है उसको विस्थापित करके और उसके जगह पे जो है सुअर या किसी अन्य जानवर का जो है रिलेवेंट अंग उस मनुष्य के शरीर में प्रतिस्थापित किया जाता है। इसी को बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये इतना जो है आसान नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें मान लीजिए कि अक्सर जो है सुअर के ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है मनुष्य के शरीर में, क्योंकि इनके दोनों के ऑर्गन्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज होती हैं। तो मान लीजिए कि मनुष्य का कोई अंग जल गया हो, उसका स्किन बर्न हो गया हो, तो पिग के स्किन से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। यदि मनुष्य का किडनी खराब हो गया हो तो पिग की किडनी उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके बाद पैनक्रियाटिक आइसोलेट, यदि उसको डायबिटीज़ वगैरह हो गया हो तो पिग का ये उस मनुष्य में जो है प्रत्यारोपित कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया। अब देखिए, जब आप आंसर राइटिंग में मैं आपको बताऊंगा इस फिगर को कैसे समाहित करोगे, तो इस फिगर को कहाँ रखना है,
ठीक है, मैं बताऊंगा सब। जब परिभाषा लिख लो कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, और उसके नीचे जो है इस फिगर को रखना है। कौन से फिगर? इस फिगर को रखना है। अब इसमें आप कहोगे कि सर ये सूअर और मनुष्य का मैं बनाने जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ऑब्वियस आपको बनाना नहीं है, आपको देखिए स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिए ये सूअर या दानकर्ता, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे प्राप्तकर्ता या मनुष्य लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ से जो है स्किन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप स्किन, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो किडनी, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो अन्य अंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाना, और आगे देखते हैं, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले इसकी भूमिका देख लेते हैं कि भूमिका में है क्या। आपको पता होना चाहिए, देखिए पूरे विश्व में जितने प्रतीक्षारत लोग होते हैं जिसको अंग चाहिए, अंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए, अंग प्रत्यारोपण के लिए वेट करते हैं, उनमें से मात्र 50% लोगों को ही आवश्यक अंग प्राप्त हो पाते हैं। अब इस स्थिति में देखिए कि 100 लोग हैं, 100 में से 50 को मिल गया, 50 को नहीं मिला, तो अंततोगत्वा मरेंगे ही। और इस स्थिति में अगर जेनो ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में जो है ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और सफल प्रत्यारोपण होने लगते हैं, तो ये कितना क्रांतिकारी जो है एक स्टेप हो सकता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जेनो ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और अन्वेषण जो है क्रांतिकारी भूमिका निभा सकते हैं। ये हमारा जो है क्या हो गया, ये हमारी भूमिका हो गई इस टॉपिक को लेके। अब इसके नीचे जो है जेनो ट्रांसप्लांटेशन को हम परिभाषित करेंगे, क्योंकि पूछा है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य जो है, जो फिगर के थ्रू मैंने समझा है, अब यहाँ शब्द के थ्रू लिखेंगे। जेनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य पशु स्रोत से जीवित कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों का मानव शरीर में प्रत्यारोपण है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य, ठीक है, जैसे सुअरों से मनुष्य में, ठीक है, ठीक है, चिंपांजी से मनुष्य में। हाल ही में अब यहाँ पे आप केस स्टडी दे दो, जो लेटेस्ट एग्जांपल है, 7 जनवरी 2022 को 57 वर्षीय अमेरिकी डेविड बेनेट के शरीर में सुअर के दिल का जो है सफल प्रत्यारोपण किया गया। तो हमने जेनो ट्रांसप्लांटेशन से लेके भूमिका भी लिख दिया, और यहाँ इसकी परिभाषा भी लिख दी। क्या लिख दी? परिभाषा भी लिख दी। अब परिभाषा के ठीक नीचे जो है, यहीं आप एक तरफ यहाँ पे पिग लिख देना, और एक यहाँ पे मनुष्य लिख देना, या यहाँ पे आप जानवर लिख दो और यहाँ पे आप मनुष्य लिख दो, और बाकी ये चीज़ें आप बना देना, ठीक है। बहुत छोटी चीज़ें हैं, और जैसे जैसे ये रेखांकित किया गया चित्र है, इसको बना देना, ताकि जो है आपका आंसर राइटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर लगे और एट्रैक्टिव लगे, और कोई भी एग्जामिनर जो है उसको पढ़ने के लिए आतुर रहे, ठीक है। तो समझा दिया भूमिका और इसकी परिभाषा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो है सन 1900 से ही प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि मनुष्यों तथा पशुओं के शारीरिक और प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर होता है, ऑब्वियस अंतर होता है। तो इस अंतर के कारण इस अंतर को पाटा नहीं जा सका। जो भी प्रारंभिक प्रयास रहे ना, वह प्रयास असफल रहे, ठीक है। पहला सफल प्रयास किया गया 1964 में डॉक्टर कीथ, इनका नाम है डॉक्टर कीथ रिम्समा द्वारा, इन्हीं के द्वारा जो है किया गया। इन्होंने जो है चिंपांजी के किडनी को मानव के शरीर में जो है प्रत्यारोपित किया था, किंतु हुआ क्या कि यह मनुष्य जो है 10 महीने से कम के समय में ही यह मर गया, क्योंकि इसको जो है जानवर जनित अनेक तरीके के विषाणु और जीवाणुओं वाले रोग हो गए, और यह ज़्यादा संक्रमित हो गया और मर गया, ठीक है। अब देखिए कि भारत में इसकी क्या स्थिति है, कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या भारत में कभी हुआ है, या अभी जो वर्तमान समय में है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए सबसे पहले वर्ष 1997 में जो है असम के सोनापुर में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर बरुआ। इन्होंने हार्ट सिटी एंड सिटी ऑफ ह्यूमन जीनोम नाम से हॉस्पिटल चला रहे थे, और इसी हॉस्पिटल में इन्होंने जो है एक 32 वर्षीय मरीज में जो है सुअर का हृदय ट्रांसप्लांट किया था, किंतु 7 दिन बाद जो है मरीज जो है संक्रमण के चलते मर गया। और इनके ऊपर जो है डॉक्टर बरुआ के ऊपर जो है आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत जो है
केस दायर हुआ और इनको गिरफ्तार कर लिया गया गैर इरादतन हत्या के जुर्म में। ठीक है, और कहानी यहीं से ख़त्म हो गई। और कोई अन्य डॉक्टर्स जो है, कोई अन्य संस्थाएं जो है अब इस क्षेत्र में ज़्यादा जो है ईगरली काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, हमने देख लिया, एक तो भूमिका देख ली, परिभाषा देख ली, स्थिति देख ली, और भारत में क्या स्थिति है इसके बारे में हमने केस स्टडी देख लिया। अब जेनो ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित जो भी चिंताएं हैं ना, ये इस टॉपिक का जो है ये सार है, मतलब ये टॉपिक का ये कहिए कि एक जान है। ये आपके आंसर में नहीं रहेगा तो यहाँ से नंबर गेन करने की संभावना नहीं बढ़ सकती है आपको, क्योंकि ऊपर जो भी हमने पढ़ा है वो काफ़ी आसान है और कोई भी लिख सकता है और समझा सकता है। अब देखिए, इसको लेके जो है जो भी चिंताएं हैं उसको दो पार्ट में मैंने बांट दिया है। पहला तो हो गया चिकित्सकीय जोखिम और दूसरा हो गया नैतिक चिंताएं। ठीक है, देखिए चिकित्सकीय जोखिम कैसे हो सकता है, इसको मेन पॉइंट मैंने लिख दिया है। नई बीमारियों के पनपने का जोखिम आपको पता होगा कि जो मनुष्य का शरीर है और जो जानवर का शरीर है, दोनों का बनावट अलग अलग होता है, दोनों के रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, फंक्शंस, अंगों के फंक्शंस जो है डिफरेंट होते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम, मनुष्य और जानवर के इम्यून सिस्टम में जो है डिफरेंसेस होता है। तो इसको कैसे पाटा जाए, लगाने का तो किसी भी जानवर के कुछ मतलब जो जानवर का मान लीजिए कि मनुष्य के अंगों के समकक्ष किसी भी जानवर का यदि समान रूप से कोई अंग हो तो उसको काट के मनुष्य के शरीर में प्रत्यारोपित कर दो, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद होने वाली जो दिक्कतें हैं, जो संक्रमण है, उसको कैसे निपटा जाए, ये इसका मेन मुद्दा है। उसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र संबंधी जो भी खतरे हैं उसको लेके, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब तो हो गया ये चिकित्सकीय चिंता। अब नैतिक चिंता देखिए, एक तो हो गया इसमें मानव केंद्रित नैतिकता, उसके बाद पशु आधारित नैतिकता, उसके बाद डिओन्टोलॉजी नैतिकता। डिओन्टोलॉजी नैतिकता मतलब साधन साध्य वाला, आप महात्मा गांधी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होगे ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। उसके बाद अंगों का आवंटन तंत्र जो है समान रूप से लागू हो, ऐसी अनेक सारी नैतिक चिंताएं जो है इस जेनो ट्रांसप्लांटेशन वाले मुद्दे में शामिल है, जिसको हम पढ़ते हैं आगे करके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चिकित्सकीय जोखिम देखते हैं। देखिए, नई बीमारियां जो है पनप सकती हैं, ऑब्वियस। वैसे भी आपने देखा होगा कि पशुओं, मेरे तरफ देखिए, कि पशुओं के साथ रहने और उनके अंगों के इस्तेमाल से कई सारी बीमारियां पहले पैदा हो चुकी हैं, जैसे काऊ मैडनेस, इन्फ्लुएंजा जैसे अनेक रोगों का प्रसार हुआ। अतः जो है मनुष्यों से प्राप्त अंगों के माध्यम से जीवाणु और विषाणु जनित बीमारियों के फैलने की संभावना जो है हमेशा बनी रहेगी। तो इसको कम यदि किया जाए तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन जो है कुछ हद तक जो है सफल हो सकता है। अब प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर होता है, अंतर की वजह से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है किसी भी बाह्य अंग को आसानी से स्वीकार नहीं करता। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अतः ट्रांसप्लांटेशन के बाद हमारा शरीर किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा इसका कोई पर्याप्त प्रमाण और सबूत नहीं है। ठीक है, तो ये जो दो चिंताएं हैं और मेन चिंताएं हैं चिकित्सकीय चिंताएं, इनको जो है यदि शॉर्ट लिस्ट किया जाए और इनको एलिमिनेट किया जाए इस प्रोसेस से, तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी हद तक जो है मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। अब नैतिक चिंताएं देखिए, नैतिक चिंताएं में पहली जो है मानव केंद्रित नैतिकता को देखते हैं। देखिए, मनुष्य जो है, मनुष्य में काफ़ी सारी उत्कृष्ट विशेषताएं हैं इस नेचर में, जो भी प्राणी हैं उनको उनसे अलग, जैसे बुद्धि, आत्मा, चेतना, भाषा एवं परिष्कृत संचार, मतलब सोफिस्टिकेटेड संचार, मैनर्ड वे में बात करना, इसका मतलब यही हुआ कि योग्यता के आधार पर मानव जाति हमेशा ही जो है नैतिकता का यदि पिरामिड बनाया जाता है, मेरे तरफ देखिए, तो उसके टॉप पे जो है मनुष्य को रखा जाता है इन गुणों के चलते। ठीक है, जिसे नैतिकता का यह दृष्टिकोण यह मानता है कि मनुष्य में किसी पशु के अंग प्रत्यारोपण जो है मनुष्यता के दायरे के बाहर है और मनुष्य के अंग में किसी भी पशु का जो है अंग प्रत्यारोपण नहीं करना चाहिए। मानव केंद्रित नैतिकता ये बोलती है। ठीक है, इसकी समझ आपको रखनी चाहिए एज अ एस्पिरेंट, एज अ थिंकर्स, एज अ मतलब एक गुड सिटीजन के रूप में, एक मानव के रूप में आपको इसकी समझ रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पशु आधारित नैतिकता की बात करें कि जैसा आप जानते हैं कि पशुओं में भी जो है
संवेदनाएं होती हैं। पशु भी दर्द महसूस कर सकते हैं, पशु भी नकारात्मक सकारात्मक अनुभव महसूस कर सकते हैं। इनमें क्षमता होती है कि ये नकारात्मक और सकारात्मक अनुभव को महसूस करें, दर्द महसूस करें, प्रसन्नता महसूस करें। आप किसी डॉगी को देखिएगा, आपके मोहल्ले के किसी डॉगी को यदि आप डेली उसे एक रोटी का टुकड़ा खिलाओ तो आपको देखते ही दुम हिलाने लगता है। मतलब उस आपको देख के उसके अंदर सकारात्मक एक एनर्जी आती है, सकारात्मक एक संचार होता है, जिससे वो पहचान लेता है आपको और उसको लगता है कि ये फिर मेरे साथ कुछ अच्छा करने वाले हैं, मेरे को कुछ खिलाने वाले हैं। तो मतलब एक डॉगी जो है कैपेबल ऑफ है किसी भी सकारात्मक चीज़ को रिसीव करने को लेके, ठीक है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि मनुष्य को तो छोड़ो, जानवरों में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जेरेमी बेंथम, ठीक है, जेरेमी बेंथम एक थिंकर्स हैं, इनका यह मानना है कि ये विशेषताएं मनुष्यों को नैतिक समाज, पशुओं को जो है, पशुओं को भी नैतिक समाज का हिस्सा बनाने के लिए पर्याप्त हैं। और जब पशु नैतिक समाज का हिस्सा बन जाएं तो किसी, जैसे कि आप किसी जीवित आदमी का अंग जो है काट के किसी अन्न में नहीं लगा सकते, वैसे ही पशुओं का, जीवित पशु का अंग जो है काट के किसी जीवित मनुष्य में आप नहीं लगा सकते। ये जो है मनुष्यता के दायरे से बाहर चीज हो गई, जेरेमी बेंथम का कहना है। यहीं आपने इमैनुअल कांट का नाम सुना होगा, बहुत बड़े थिंकर्स हैं। उनका ये कहना है कि मनुष्य के अंदर जो प्रत्यारोपण से लाभ होने वाला है ना, जो मनुष्यता को लाभ होने वाला है, जो सोसाइटी को लाभ होने वाली है, वो पशुओं को होने वाले दर्द से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। तो इसमें जो है पशु की हत्या की जा सकती है, पशु को मारा जा सकता है यदि उससे मनुष्य को लाभ हो, ठीक है। तो इसमें दो वे ऑफ थिंकर्स हैं, दो वे ऑफ थिंकिंग ऑफ फिलॉसफी है, अलग अलग दोनों फिलॉसफी जो है अलग अलग रिकमेंड करती हैं। तो आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है। जेरेमी बेंथम का नाम आपने याद कर लेना है। अतः पशुओं को भी आगे कहा गया है कि अतः पशुओं को भी जीने का अधिकार है और मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जानवरों का उपयोग नहीं कर सकता, उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि आप कोई कहे कि भैया आप सर आप ये बोल रहे हो गणेश जी का गर्दन कैसे लग गया, तो देखिए उस समय साइंस ज़्यादा डेवलपमेंट था, हो सकता है कि उस समय डोनर ने स्वतः इच्छा प्रकट करी होगी कि मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, वो अलग केस है, ठीक है, वो अलग केस है। हालांकि ये अंग प्रत्यारोपण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन वो अलग केस है, उसके बारे में हमें पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है, तो हम वहाँ पे डिस्कशन करने हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जबकि दूसरा पक्ष ये मानता है, जैसे मैंने पहले बताया इमैनुअल कांट वाला, कि पशु की पीड़ा एवं दर्द मनुष्यों को प्राप्त लाभ से कम है, तो मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए जानवरों का उपयोग जो है कर सकता है, ठीक है। तो हमने देखा जानवरों से संबंधित नैतिकता के बारे में। अब डियोंटोलॉजी नैतिकता क्या कह रही है? ये लेसर एविल का विकल्प जो है ना, इसको नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये कह रही है कि कम बुराई का विकल्प और साधन साध्य संबंध पर आधारित यह जो है, मैंने बताया कि जैसे डियोंटोलॉजी नैतिकता आधारित है। यह तर्क यह मानकर चलता है कि हमारे कार्यों की नैतिकता का परीक्षण उनके परिणामों के बजाय कार्य के संपन्न होने में इस्तेमाल हुए साधनों से होना चाहिए, ठीक है। अब साधन, जैसे महात्मा गांधी कहते थे ना कि भैया आपका साध्य जो है कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए यदि आप गलत साधन का उपयोग कर रहे हो तो वो साध्य प्राप्त करना और ना करना वो मतलब मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन के लिए या समाज के लिए सही नहीं है। जैसे मान लीजिए बीपीएससी, अभी 67वीं बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं क्या कहा जाता है कि मैं आईएएस बनूं या पीसीएस बनूं, स्टेट पीसीएस है तो पीसीएस बनूं, एसडीएम बनूं, डिप्टी एसपी बनूं, बीडीओ बनूं और लोगों की सेवा करूं या धन कमाऊं, ठीक है। उनका एक ये साध्य है, ठीक है। लेकिन उसको पाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? अमानवीय, अनैतिक, असामाजिक तरीका अपना रहे हैं और प्रश्न पत्र खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे जो है कंपटीशन मारा जा रहा है और वे बच्चे जो इस प्रश्न पत्र को खरीदने के लायक नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, कैपेबल नहीं है वो, तो वो क्या कर रहे हैं? वो पिछड़ जा रहे हैं। तो इसमें जो है यही बात समझाने की डियोंटोलॉजी नैतिकता कहती है कि भैया आपका साध्य कितना भी अच्छा हो, यदि साधन बुरा है, आपका साध्य ये है कि किसी मनुष्य को जीवित कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी अन्य जीव को मार कर किसी मनुष्य को जीवित करें। यही है डियोंटोलॉजी नैतिकता। आप पूरे पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है।
उसके बाद अंगों का आवंटन तंत्र के बारे में बताया जा रहा है कि एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो इसकी समानता पे समानता को क्या करे, एश्योर करे। आने वाले समय में जेनो ट्रांसप्लांटेशन की संभावित सफलता के बावजूद प्रत्यारोपण में निष्पक्षता का मुद्दा जो है बना रह सकता है। मान लीजिए जिसके पास पैसा है वो तो करा लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, यदि साधन जो है ज़्यादा कॉस्टली होता है तो वो कैसे कराएगा। तो ये सारी चीज़ों को ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तथा समानता पर आधारित हो और जेनो ट्रांसप्लांटेशन को सफल बनाए, अंग प्रत्यारोपण को सफल बनाए। ठीक है, अब भविष्य क्या हो सकता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन का, इसको समझना बहुत जरूरी है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में तीव्र गति से हो रहा अनुसंधान तथा जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से कई ट्रांसजेनिक संशोधनों के माध्यम से जो है भविष्य में इस क्षेत्र में कई संभावित अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं या कराए हैं। मतलब कहने का मतलब ये रहा है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां हासिल होंगी आने वाले भविष्य में, जो भी रिसर्च हो रहे हैं, ऑब्वियस उसका जो है पॉजिटिव आउटकम आने वाला है। तो इस आउटकम के माध्यम से जो है भविष्य में कई सारे संभावित अवसर जो है जो मनुष्य के लिए अच्छे हो सकते हैं उभर के सामने आ सकता है। इसके बावजूद गहन शोध तथा सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अंगों को जो है बायोमेट्रिक क्योंकि यहाँ पे आपको पता है क्यों आवश्यकता है, सावधानी की क्यों आवश्यकता है। पहला कि जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो उत्पन्न बीमारियां हैं जिसके लिए मेडिकेशन दिया जाता है, इसको जो है डाउन करना चाहिए, इसको मिटिगेट करना चाहिए, इसको काफ़ी मिनिमाइज करना चाहिए, तभी जाके जो है यह ट्रांसप्लांटेशन सफल होगा। या कुछ ऐसे तरीके विकसित करने चाहिए जिससे कि कम हिंसा हो और वैसे अंगों का विकास किया जाए जो मनुष्य में जो है प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। तो इसमें यह कह रहा है कि जैसे यह पता लगाना कि सूअर के अंगों को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से कैसे जो है मानव अनुकूल बनाया जा सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र के ऊपर दाता अंगों के नकारात्मक प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले अभी कुछ देर पहले ठेठ भाषा में आपको बताया, तथा ऐसे ट्रांसजेनिक पशुओं का विकास किया जाए जिसके अंग मनुष्य के अंगों के समान व्यवहार करें और प्रतिरक्षा तंत्र भी जो है उनका समान हो। अतः पशुओं के प्रति निर्दयता कम करने और अंग प्रत्यारोपण क्षेत्र में नैतिक अभ्यास के लिए पशुओं की हत्या किए बिना एक जैव कृत्रिम अंग विनिर्माण प्रौद्योगिकी का जो है विकास करना चाहिए, ताकि हम मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकें। तो देखिए चीज़ें कोई है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, बस अगर कोई आपको बढ़िया से समझा दे, बढ़िया से स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ गाइड कर दे तो आप आराम से लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो आई होप कि आपको जेनो ट्रांसप्लांटेशन जो है समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको जो है बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो, ताकि जो है बहुत सारे लोग हमारे से जुड़ें और उनको भी बहुत ही कम फी देके जो है अच्छा से अच्छा लाभ प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।